वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका की नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 लेकर। तो भैया पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने करंट के बारे में जाना था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ओम्स लॉ के बारे में चर्चा की थी, है ना। आज हम क्या है, आज हम पढ़ेंगे कोई भी कंडक्टर की बिहेवियर जब उसके साथ कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं होती है। मतलब कोई एक कंडक्टर है मेरे पास, अगर मैंने इससे कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है तो वो कैसा बिहेव करता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर मैं इस कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट कर देता हूं तो वो उस कंडक्टर के साथ वो कंडक्टर फिर कैसा बिहेव करता है। फिर उसके बाद जानेंगे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आपने कल पढ़ा था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में, वो क्या था हमने ऊपर ऊपर से चर्चा की थी, लेकिन आज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बारीकी से आज हम क्या है चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखेंगे, किसकी? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। फिर उसके बाद एक आधा सवाल इस पर करेंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी। यानी किसी भी कंडक्टर का बिहेवियर जब उससे कोई भी बैटरी ना हो, मतलब बैटरी नहीं लगी हुई है, तो भैया ये जो कंडक्टर होगा कैसा होगा? आइसोलेटेड कंडक्टर होगा। ये कंडक्टर कैसा होगा? आइसोलेटेड कंडक्टर। ये कंडक्टर कैसा है? अभी हमारा कंडक्टर है आइसोलेटेड कंडक्टर। मतलब क्या है, यहां पर कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, सिंपल। अब देखो कोई हमारे पास एक कंडक्टर है, सबसे पहले क्या बनाते हैं? कंडक्टर बना लेते हैं भैया, ये लो। अच्छा, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर देखो, कोई भी कंडक्टर जो होता है, कोई भी कंडक्टर जो होता है उसकी नंबर डेंसिटी कितनी होती है? नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 10 टू द पावर 28 के। कितनी होती है? 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट मीटर क्यूब। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी कंडक्टर की एक यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कितने होंगे? 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नंबर डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। अच्छा, मतलब भैया इसके अंदर इस कंडक्टर के अंदर अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कितने होंगे? 10 की पावर 28। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है भैया, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शांत बैठेंगे या फिर मोशन करेंगे? सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है भैया, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स शांत तो बैठेंगे नहीं। अब ये क्या करेंगे? मोशन करेंगे। अच्छा भैया, जब मोशन करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्जेस, और जब चार्जेस मोशन करते हैं तो हमें वहां पर करंट लगना चाहिए, है। लेकिन हम किसी भी कंडक्टर को ऐसे टच करते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता? सिंपल सी बात ये है। तो देखो, ये जो इसके अंदर क्या है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस कंडक्टर के अंदर क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो क्या है? मोशन करते हैं। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन। कैसा मोशन होता है? रैंडम मोशन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मोशन नहीं करता है। लेकिन हमारा करंट कब निकलता था? करंट निकलता था जब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फ्लो होता था। मतलब करंट यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जब सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मोशन करते तो यहां पर बोलते कि हमें करंट लग रहा है। अब हमें करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहां पर रैंडम मोशन जो है, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे किसी कोई रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। मतलब रैंडम डायरेक्शन में ऐसे मोशन करते रहते हैं। अब और एक चीज यहां पर याद रखना, जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो हर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है कुछ वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा होता है, कुछ वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा होता है। अगर मैं कहूंगी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मोशन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। मतलब इससे क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करती है भैया। इससे होगा ये कि इसकी कंडक्टर की जो कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेट मोशन निकालता हूं, यहां से अगर मैं नेट मोशन निकालता हूं तो वो क्या आता है? जीरो आता है।
नेट मोशन निकालता हूं तो वो क्या आता है, जीरो आता है। क्यों? क्योंकि भैया ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करते हैं, मोशन करते हैं। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी वेलोसिटी से मोशन करता है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल कर देते हैं। ऐसे भैया सभी इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, हाँ, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यहां पर होगा क्या कि अगर मैं इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो वो कितनी आएगी, जीरो आएगी भैया, बिल्कुल। अगर मैं यहां पर इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या आएगी, जीरो आएगी। वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन ये कोई ना कोई कंडक्टर कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा होगा, है, ऐसे हर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहे होंगे, तो क्या इसके अंदर जो एवरेज स्पीड है वो भी जीरो होती है भैया। बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर क्या है, वो जीरो नहीं रहेगी। तो एवरेज, क्या बात करेंगे हम, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, देखो नेट मोशन जीरो होता है, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होती है, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती। क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने से कैंसिल हो जाती है वेलोसिटी। लेकिन स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर स्पीड कैंसिल नहीं होगी भाई। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो उससे क्या मतलब है भाई, है स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर एवरेज स्पीड जो है वो ऐड होकर निकलती है, मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं होती है। अच्छा, अब एक चीज यहां पर आपने पढ़ी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया भैया कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन करने के लिए इनके पास एनर्जी कहां से आती है। सिंपल, ये तो समझो भाई, कोई चीज मोशन कर रही है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। जैसे हम कोई काम करते हैं तो भैया हमें उस काम को करने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए होती है, एनर्जी। वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, हम खाना खाते हैं भाई, है ना, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं तो इनके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। वो एनर्जी कहां से आती है, इनकी सराउंडिंग से, मतलब सराउंडिंग्स के टेम्परेचर को गेन कर, यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये सराउंडिंग के यानी हमारे जो चारों ओर है, हमारे वातावरण में जो टेम्परेचर है उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एनर्जी गेन करते हैं, है ना। कौन सी एनर्जी गेन करते हैं, थर्मल एनर्जी। यानी ये जो रैंडम मोशन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ये किसकी वजह से होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से होता है, ये जो मोशन होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन, वो किसकी वजह से होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से। क्वेश्चन आ सकता है रैंडम मोशन किसकी वजह से होता है भैया, थर्मल एनर्जी की वजह से। अच्छा, अब देखो जब ये थर्मल एनर्जी आ जाती है तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। मतलब ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो किसके इक्वल होगी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। किसके इक्वल, थर्मल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT। अगर मैं यहां से ये क्या है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। अगर मैं यहां से स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड निकालना चाहूं इलेक्ट्रॉन्स की, एवरेज स्पीड नहीं, अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड निकालना चाहूं यहां से v, वो कितना होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 3 kT/m और इसका रूट। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है, वो इतनी होती है। वो कितनी होती है, इतनी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरी यहां से जो ऑर्डर ऑफ स्पीड निकल के आता है, ऑर्डर ऑफ स्पीड जो आता है वो आता है 10⁵ मीटर पर सेकंड। यानी किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे होते हैं वो कितनी स्पीड से करते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकंड। देखो कोई भी कंडक्टर है, अगर उससे हमने बैटरी नहीं लगा रखी है तो उसके अंदर एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी होगी, वो होगी 10⁵ मीटर पर सेकंड। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट करेंगे।
कर लिया यहां तक नोट? ठीक है। अब देखो, अब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इन दी प्रेजेंस, इन दी एब्सेंस ऑफ बैटरी, जब उससे कोई भी बैटरी नहीं लगी होती है तो उस कंडक्टर के अंदर कैसा मोशन करता है? एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। कैसे मोशन करता है भैया? स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। देखो, कोई भी जो कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, कोई भी मेरे पास क्या है? एक कंडक्टर है। अच्छा, ये कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कंडक्टर के अंदर क्या है? कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, और जो इस कंडक्टर के अंदर जो इसका पाथ होता है वो कैसा? मोशन जो होता है, मोशन जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं भैया, कई सारे हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन करेंगे तो यहां पर कॉलिजन्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे। कॉलिजन का मतलब क्या है? कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलिजन। तो यहां पर कॉलिजन्स होगा भैया, जब दो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक दूसरे से टकराएंगे। हाँ, देखो जैसे मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन चला, ये देखो इस ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकरा गया। मतलब ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मोशन करते रहते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पर, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से यहां तक ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर था, यहां से चलकर इस इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो टकराने से पहले ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये चलेगा, कुछ डिस्टेंस चलेगा। हाँ, ऐसे जब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये भी कुछ डिस्टेंस चलेगा। ऐसे हर इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेंगे। हाँ, अगर मान लो कि मैं कहूं इसकी वजह से जो डिस्टेंस चला है वो कितना चला है? λ1, इसकी वजह से λ2, ये चला है λ3, ये चला है λ4 है। ऐसे हर इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेंगे। किससे पहले? टकराने से पहले, मतलब कॉलिजन से पहले। तो यहां पर अगर मैं इन सभी डिस्टेंसेस का एवरेज निकाल दूं, इन सभी डिस्टेंसेस का एवरेज निकाल दूं, कौन सी डिस्टेंस? कोलिजन से पहले की डिस्टेंस, तो उनको बोलता हूं मैं मीन फ्री पाथ। उन सभी डिस्टेंस के एवरेज को क्या बोलता हूं मैं? मीन फ्री पाथ। क्या हेडिंग डालेंगे? मीन फ्री पाथ। क्या हेडिंग बनाएंगे भैया? मीन फ्री पाथ। तो देखो मीन फ्री पाथ क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स, दो कॉलिजन्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको बोलता हूं मैं मीन फ्री पाथ। तो देखो अगर मैं ऐसे मीन फ्री पाथ निकालूं कितना आएगा? λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिवाइडेड बाई n। ये क्या हो जाती है? मेरी मीन फ्री पाथ हो जाती है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो मीन फ्री पाथ होता है वो कितना होता है? ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स। अच्छा, अब देखो यहां पर जब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल रहे हैं, तो जब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल रहे हैं तो इसको कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा भैया। अरे जब ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो इस डिस्टेंस को कवर करने में, इस दूरी को तय करने में, इस दूरी को तय करने में इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ समय लगेगा। हाँ, अब देखो जितना पाथ से ये चल रहे थे, जितनी दूरी कवर कर रहे थे उसको बोल दिया मीन फ्री पाथ। इस दूरी को कवर करने में जो टाइम लगेगा उसको बोलूंगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। उसको क्या बोलूंगा? उसको क्या बोलूंगा? रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसको बोलता हूं मैं रिलैक्सेशन टाइम। उसको क्या बोलता हूं मैं? रिलैक्सेशन टाइम। और इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से। इसको डिनोट करते हैं टाउ से। अगर मैं एवरेज टाइम लिखना चाहूं तो वो कितना होगा? टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस टाउ4 डॉट डॉट कहां तक? टाउ n तक, डिवाइडेड बाई n। तो ये होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर रिलैक्सेशन टाइम, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालू किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो कितना होगा? टाउ1 प्लस टाउ2 कहां तक? टाउ n तक, डिवाइडेड बाई n।
ये तो था बिहेवियर किसी भी कंडक्टर का इन दी एब्सेंस ऑफ बैटरी। अब बात करते हैं कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन दी प्रेजेंस ऑफ बैटरी क्या होता है। ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे बढ़िया तरीका से एकदम। अगला हेडिंग क्या बनाएंगे, अगला हेडिंग बनाएंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन दी प्रेजेंस ऑफ बैटरी। यानी जब भी हम किसी कंडक्टर से बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर का क्या बिहेवियर होता है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अब मान लो कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है भैया, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है। अच्छा, इस कंडक्टर से हमने क्या कर दी, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इस कंडक्टर से क्या है, हमने कोई एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, बैटरी कनेक्ट कर दिया मतलब यहां पर इसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। बैटरी कनेक्ट करने से इसका क्या हो गया, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। और वो कितना है, देखो इस टर्मिनल को बोल दिया बैटरी के प्लस पॉजिटिव और इसको बोल दिया हमने नेगेटिव। जो एंड कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो होगा पॉजिटिव, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो होगा नेगेटिव, वो होगा नेगेटिव, है ना। अच्छा, अब देखो इस कंडक्टर के अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे भैया, और वो कितने होते हैं 10 टू द पावर 28 अप्रोक्सीमेटली। देखो कोई फिक्स नहीं है कि 10 टू द पावर 28 ही होंगे, कोई फिक्स नहीं है कि 10 टू द पावर 28 ही होंगे, लेकिन 29 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली मानकर चलते हैं कि 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी कंडक्टर के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो जब हमने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब बैटरी को कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर से, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वॉल्यूम अपॉन के लेंथ। मान लो कि इस कंडक्टर की कुछ लेंथ है L, इस कंडक्टर की कुछ लेंथ है L, तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, V बाई L, वो कितनी होगी, V बाई L। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, वो लगेगी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन पर लगेगी फोर्स। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में, अपनी ही अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी। ठीक है, कब लगेगी, जब हम उससे बैटरी कनेक्ट करेंगे। और जो फोर्स होती है यहां पर वो कितनी होती है, QE मतलब Q क्या है यहां पर, चार्ज, और चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स, तो EE जो है, EE यहां पर फोर्स लगेगी, EE फोर्स लगेगी। अगर ध्यान से देखो तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेगा। अरे भाई पॉजिटिव टर्मिनल, देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव मतलब ये जो एंड है ये कंडक्टर कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेगा, कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ जाना चाहेगा, भैया बिल्कुल जाना चाहेगा। तो अब यहां पर क्या है, जब ये पॉजिटिव एंड की तरफ जाना चाहेगा तो इसके रास्ते में कई सारी रुकावटें आएंगी। भाई इस कंडक्टर के अंदर कॉलिजन्स भी तो हो रहे होते हैं, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, कॉलिजन्स भी हो रहे होते हैं, और वो कॉलिजन्स क्या बनेंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच रास्ते की रुकावट। मतलब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो कॉलिजन्स होती है ना, वही मेन कारण होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मेन कारण पता है आपको क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स कॉलिजन करते हैं, मतलब कॉलिजन मतलब टक्कर, जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वही मेन कारण होते हैं किसका, रेजिस्टेंस का। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ये जो मूव करेगा इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो यहां पर इसके रास्ते में कठिनाई कौन आएगी, कॉलिजन्स वो इसको क्या करेंगे, रोकेंगे। लेकिन अब देखो जैसे कोई भी एक, आपने मूवी देखी होगी, कोई भी मूवी देख लो उठा के भैया, किसी भी मूवी को उठा के देख लो, क्या होता है कि उसमें लास्ट सीन क्या आता है कि गुंडे लोग जो होते हैं वो हीरोइन को पकड़ कर ले जाते हैं। हर मूवी में यही होता है, गुंडे लोग जो होते हैं वो हीरोइन को पकड़ लेकर ले जाते हैं भाई साहब। फिर हीरो जाता है उसको बचाने। जब हीरो उसको बचाने आता है तो भाई साहब वो हीरोइन तक तभी पहुंच पाता है जब वो उसके बीच में जितने भी गुंडे आते हैं उन सबको मार देता है।
है, उन सबको क्या है, उन सबको एकदम खल्लास करके तभी वो उन तक पहुंच जाता है। लेकिन लास्ट में क्या है, हीरो की कई सारी गोलियां भी लगती है, भाई साहब चाकू भी लगते हैं, खून निकल रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में एंड में क्या होता है कि वो हीरोइन तक पहुंच ही जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कई सारे कॉलिजन्स होंगे, कई सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन घिस पिटकर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है इस मतलब पॉजिटिव एंड पर पहुंच ही जाता है बैटरी के, है ना, वो घिस पिटकर पहुंच ही जाता है। और जो अब ये घिस पिटकर जाएगा मतलब कैसे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है भैया, ये इलेक्ट्रॉन है, कैसे जाएगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये जाएगा ऐसे घिस पिटकर जाता हुआ, मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो ये कैसे जाएगा, ड्रिफ्ट होते हुए जाएगा, घिसता हुआ जाएगा। जैसे आपने देखा है ना, घिसते हुए मतलब जैसे रोड पर गाड़ी चलती है तो एक संग से ब्रेक मारते भाई सब गाड़ी घिसी जाती है, स्लाइड होती जाती है, तो यही इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, बेचारा इलेक्ट्रॉन घिसता पड़ता जाएगा। लेकिन यहां पर होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे, क्योंकि देखो अब इस कंडक्टर के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाना नहीं चाहेगा। मैं मानता हूं कि भैया ये पॉजिटिव टर्मिनल बहुत बड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन की औकात इसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन भैया जाना तो पड़ेगा ना, है हीरो है बेचारा, हीरोइन को बचाना ही पड़ेगा। हाँ, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जाएगा, ऐसे हर इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास जाना चाहेंगे, हर इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चाहेंगे। तो ये जो सभी इलेक्ट्रॉन्स है, अब इनको क्या मिल गया, बैटरी ने क्या दे दिया इनको, बैटरी ने इनको डायरेक्शन दे दी, बैटरी ने इनको डायरेक्शन दे दी कि तुम्हें किधर फ्लो होना है। देखो जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, इलेक्ट्रॉन बेचारे इधर से उधर घूम रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही यहां पर हमने बैटरी को कनेक्ट किया, जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आ गई, एक डायरेक्शन आ गई, इनको डायरेक्शन मिल गई कि किधर जाना है। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ घिसते हुए जाएंगे, ड्रिफ्ट होंगे। तो अब इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, क्योंकि भैया सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वेलोसिटी जीरो तो होगी नहीं। तो अब यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, जो यहां पर एवरेज वेलोसिटी आएगी उसको बोलूंगा मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, उसको क्या बोलूंगा मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग क्या डालेंगे अब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग डालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, the average velocity due to which electrons get drifted towards the positive end of conductor, positive end of conductor is called drift velocity, is called drift velocity। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा, इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसको डिनोट किया जाता है बीडी से, इसको डिनोट किया जाता है बीडी से। अच्छा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है, द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी is 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड, 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। यानी इस कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ऑर्डर होता है वो होता है 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब कितनी धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी से चलता है। अब देखो कोई भी का बैटरी नहीं थी तो उसकी स्पीड कितनी थी, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी स्पीड, 10 to the power 5 की स्पीड से चल रहा था, मीटर पर सेकंड की स्पीड से। भैया कितनी तेजी से जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत धीरे धीरे जा रहा था, ड्रिफ्ट होते हुए जा रहा था, ड्रिफ्ट होते हुए। लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन मिल गई। अब भैया वो तेजी से भाग रहा था, तो भागो यार, उससे क्या करंट आ रहा था कंडक्टर के अंदर, नहीं। लेकिन इस थोड़ी सी देखो, इतनी सी स्पीड से ही क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। इस थोड़ी सी स्पीड से ही क्या आ जाता है, इस कंडक्टर के अंदर करंट आ जाता है। तो यहां तक नोट कीजिए भैया इसको। फिर बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो इसको नोट कीजिए। कर लिया, ठीक है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। चलिए, अब देखो ये कोई कंडक्टर है,
ये क्या है, कोई ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कितना लग रहा है QE। अब जहां पर फोर्स होगी तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है फोर्स, जब फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। और एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास। फोर्स कितना है, फोर्स है E और मास E बाई m, ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, E बाई m, E बाई m। अच्छा अब देखो, अब निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारे पास और फोर्स आ गई तुम्हारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है V बाई L होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, V बाई L। इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ो, केवल इतना याद रखो कि कोई भी कंडक्टर है, जब उससे हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें फोर्स लगती है QE विच इज इक्वल टू EE, और एक्सेलरेशन कितना होता है EE बाई m। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड हो जाती है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड हो जाती है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है लगा सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। एक इक्वेशन क्या कहती है, V इज इक्वल टू U प्लस 80, V इज इक्वल टू U प्लस 80, ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, है ना। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा जो फाइनल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है, देखो फाइनल वेलोसिटी मतलब जब हमने किसी भी कंडक्टर से बैटरी को कनेक्ट कर दिया उसके बाद जो वेलोसिटी आ रही थी कौन सी आ रही थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी जब किसी भी कंडक्टर से कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं थी तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल रही थी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। एक्सेलरेशन कितना है, E अच्छा T कितना होगा, यहाँ पर T होगा, मतलब T क्या है, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कौन सा था हमारा, रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम कौन सा था, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो यहां से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है, Q की जगह पर क्या लिखेंगे, E वाई एम इंटू टाउ, E वाई एम इंटू टाउ, E वाई एम इंटू टाउ। अगर आप इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो VD वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस का E टाउ वाई एम, ये होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भैया यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, इधर। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किधर कर रहे थे, इधर। वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर थी, इधर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिखना चाहते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या है, आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो अगला बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है भैया, है ना। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालते हैं। और देखो ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो रिलेशन निकालते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। अब आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था भैया, देखो कोई भी एक कंडक्टर लो पहले तो, है ना। हाँ, कोई भी एक कंडक्टर लो तो उस कंडक्टर के अंदर क्या है, उस कंडक्टर के अंदर कई सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भैया कंडक्टर ढंग से नहीं बनाया यार, है कंडक्टर क्या बना दिया, मतलब ढंग से बनाओ ना। हाँ चलो ढंग से बनाते हैं, है ना, सिर्फ आपके लिए इसको बढ़िया से बनाते हैं भाई साहब। ये देखो, ये है कोई तुम्हारे पास कंडक्टर, और इस कंडक्टर से क्या है, तुमने कोई एक बैटरी लगाई हुई है। बैटरी लगाने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ये मान लो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट मतलब जो एंड कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो पॉजिटिव एंड होता है। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर। अच्छा, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ भैया। अच्छा, अब देखो जैसे ही मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैं इस को बैटरी से कनेक्ट करता हूं कंडक्टर को, तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक लगती है फोर्स, जो कि होती है E इंटू ई, है ना, जो कि कितनी होती है, E इंटू ई। अब मान लो कि इस कंडक्टर का जो एरिया है, वो है A। इस कंडक्टर का जो एरिया है वो है A, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है L, और वॉल्यूम है V। इस कंडक्टर की जो लेंथ है,
इस कंडक्टर की लेंथ को हमने कितना बोल दिया L और वॉल्यूम को बोल दिया B। आपने पढ़ा था अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा था वो कितना था E टाउ वाई एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था E टाउ वाई एम, वो कितना था E टाउ वाई एम। अच्छा आपने नंबर डेंसिटी पढ़ा है, नंबर डेंसिटी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते थे, वो कितना होता था एन अपॉन के वी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन के पर यूनिट वॉल्यूम। देखो यहां पर एन क्या है, यहां पर एन है नंबर डेंसिटी, एन क्या है यहां पर नंबर डेंसिटी। अच्छा भैया तो यहां पर कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी क्या है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, बी क्या है यहां पर वी है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अच्छा अगर मैं यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा एन इंटू वी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा एन इंटू वी, और वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है भैया यहां से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम कितना होता है एरिया इंटू लेंथ। हाँ तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से निकलेगा वो निकलेगा एन इंटू ए एल, यहां से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे एन ए एल। क्या बोल रहे एन ए एल, अरे नहीं एन ए, क्या होता है एन ए एल, कितना होता है एन ए एल। अच्छा अब हमें क्या निकालना है करंट, और करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमें पता है, अगर मैं करंट निकाल लूं तो उससे रिलेशन निकल के आ जाएगा, बोलो रिलेशन निकल के आ जाएगा या नहीं निकलेगा। हाँ करंट इज इक्वल टू होता है Q अपॉन के T, करंट इज इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन के T, और Q कितना होता है N इंटू E, NE/T, तो करंट कितना होगा NE/T। अच्छा N कितना है कैपिटल N है, स्मॉल n इंटू A इंटू L, तो I इज इक्वल टू कितना होगा NaL इंटू E अपॉन के T, NaLE अपॉन के T। अच्छा L अपॉन T क्या होता है, L अपॉन T होता है वेलोसिटी, और यहां पर एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी वो कितनी है Vd, तो NeAVd। देखो जो L अपॉन लेंथ अपॉन के टाइम है, लेंथ अपॉन के जो टाइम है इसको मैंने क्या बोल दिया है, लेंथ अपॉन टाइम को मैंने बोल दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम को मैंने क्या बोल दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से जो रिलेशन निकल के आता है, रिलेशन जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, रिलेशन निकल के आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का, वो आता है कितना, वो निकल के आता है NeAVd। अच्छा अब देखो इसको याद करने के लिए ना शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं कि I इज इक्वल टू मान लो VDE/NA, यानी ऐसे क्या हो जाता है भैया, इसको बोलते हैं बीना, इसको क्या बोलते हैं बीना, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं बीना। बीना मतलब बी मिस बी डी, ई मिस ई, ना मिस एन ए, यानी VDE/NA या फिर NeAVD याद रख लो, या फिर देखो या तो इसको याद रख लो, अगर शॉर्ट ट्रिक याद करना है तो इसको याद कर लो VDE/NA, कितना होता है VDE/NA। अच्छा यहां से तुम्हारा ये क्या है रिलेशन निकल के आता है किसके बीच का, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। अच्छा इसको नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर क्या है एक सवाल कर लेते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। तो आइए एक सवाल करते हैं, और इस सवाल करने से पहले देखो एक चीज याद रखना जिंदगी में कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो तो इससे आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं है, लेकिन गलत सोचने पर आपको फेलियर मिलेगी इसकी 100% गारंटी है। देखो एलोन मस्क से किसी ने पूछा था एक बार कि आपकी सक्सेस के पीछे का रीजन क्या है ना, तो एलोन मस्क ने सिंपल सा आंसर दिया था कि मेरी सक्सेस के पीछे का सिंपल सा राज है। उन्होंने बोला था कि मुझे जो अगले 10 साल में करना होता है पहले मैं उसको लिखता हूं और फिर बैठ के ये सोचता हूं कि उसको 1 साल में कैसे पूरा किया जाए, है ना। मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, वही उसी एम को 10 साल के लिए लिख रहा है और मैं उसी एम को 10 साल के लिए लिखकर 1 साल में पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उसी एम को 10 साल में करने का प्रयास करेगा और मैं उसी एम को एक साल में पूरा करने का प्रयास करूंगा, तो 100% श्योर है कि मैं उस व्यक्ति से कई गुना आगे निकल गया होऊंगा, है ना। तो ये तो निश्चित है कि आपको उस एम तक पहुंचने में कई सारी फेलियर मिलेंगी, लेकिन हाँ आप कई लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल गए होंगे। तो कहते हैं ना कि छोटा टारगेट बनाकर अचीव करने से अच्छा है कि बड़ा टारगेट बनाकर हार जाओ, ठीक है। हाँ तो आइए
इसी के बाद एक सवाल करते हैं, और ये जो सवाल है भैया बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया सवाल है। क्या कहता है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तुम्हें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तुम्हें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है निकालनी है, ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। अरे कितना दिया है ये 10 टू द पावर -7 ही तो दिया है भैया, हाँ 10 टू द पावर -7। कैरिंग अ करंट ऑफ, करंट कितना दिया है 1.5 एम्पियर। एज्यूम द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन, ऐसा माना गया है कि उसकी नंबर डेंसिटी कितनी है, नंबर डेंसिटी कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जिसका एरिया है 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर, जिसपे की करंट फ्लो रहा है, जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो रहा है 1.5 एम्पियर का, और ऐसा माना गया है कि उसकी नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम नंबर डेंसिटी। अच्छा तो हमें क्या है कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, मतलब उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होती है। हाँ तो हमने पढ़ा था एक रिलेशन I इज इक्वल्स टू VDE एंड A, ये हमने रिलेशन पढ़ा था भैया। ये किस किस के बीच का रिलेशन था, ये रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अच्छा अगर मैं ऐसे VD निकालूं तो VD कितना होगा I अपॉन के एन ई, देखो यहां पर एन क्या है स्मॉल एन होगा भैया, ये क्या होगा स्मॉल एन होगा, तो यहां से आई अपॉन के एन ई ए कितना होगा एन ई ए, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी आई कितना दिया है हमें, आई दिया है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। अच्छा एन कितना है हमारा, एन जो दिया है 9 इंटू 10 टू द पावर 28, 9 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एरिया कितना दिया है 10 टू द पावर -7, एरिया कितना है 10 टू द पावर -7। देखो इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। अच्छा भैया तो यहां से BD कितना होगा, BD होगा 15 अपॉन 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 28 और इंटू 10 टू द पावर ये कितना होगा -26, 10 टू द पावर -26। अच्छा जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेशन खुद करना है आपको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10.4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। इसका जो फाइनल आंसर आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, वो आएगी 10.4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। कितनी आएगी 10.4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। यहां तक नोट कर लिया। अच्छा इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, पहले नोट करेंगे इसको, कर लिया ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, किसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के बारे में बात करेंगे भैया। अभी तो आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है ना, अभी तो आपने पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है पिछले लेक्चर में। तो अब ये नया क्रम कहां से आ गया भैया, दोबारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ाओगे क्या? ओ भाई ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ठीक है। हाँ भैया अब देखो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे किसके बारे में, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में। अब यहां पर क्या है कि अभी तक जो आपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था वो भैया क्लास 10 तक भी पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब क्या है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की जड़ में घुसेंगे भाई साहब, है ना, जड़ से खोद के निकालेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। अच्छा आपने अभी तक दो फॉर्मूले पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, एक क्या था ई टाउ वाई एम, टाउ वाई एम, और इसको इक्वेशन दे दिया मैंने 1। और दूसरा आपने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पढ़ा था, वो कितना था VD
वो कितना था भैया, वो कितना था VDE NA। अगर मैं यहां से VD निकालूं तो वो कितना आएगा I/K NEA, वो कितना आएगा I/K NEA। अच्छा, अगर मैं यहां से इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दूं तो क्या होगा भैया, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं क्या कर रहा हूं यहां से, अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूं, तो भैया यहां से कितना आएगा I/K NEA विच इज इक्वल टू EE टाउ y m। ठीक है, हाँ। अच्छा, यहां पर जो n होगा, ये n कौन सा था, स्मॉल n था भैया। ये जो n था ये क्या था, स्मॉल n था। ये n कैसा था भैया, स्मॉल n था हमारा। ये जो कैपिटल n नहीं था, ये स्मॉल n था। देखो यहां पर क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। ये e क्या था, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, n क्या था, नंबर डेंसिटी, और a क्या था एरिया। यहां पर जो स्मॉल n है वो चार्ज और इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो यहां पर ये स्मॉल n है ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से अगर मैं I निकालूं तो वो कितना आएगा, NE² E इंटू टाउ A/M। NE² E टाउ A/M, ये क्या है, मेरा करंट निकल के आएगा यहां से। ये क्या है, करंट निकल के आएगा, सही है, करंट निकल के आएगा। अच्छा, आपने एक रेजिस्टेंस और पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वॉल्यूम अपॉन के लेंथ। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, वॉल्यूम अपॉन के लेंथ। कितनी होती है भैया, वॉल्यूम अपॉन के लेंथ। अच्छा, इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर पुट कर दूं तो कितना आएगा, I = NE² V/L A इंटू टाउ। तो यहां पर और नीचे क्या चल रहा था हमारा ml। कितना आया, NE² कैपिटल की जगह पे कितना था, V/L A इंटू टाउ y m। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने एक और चीज पढ़ी थी यहां से, एक वो चीज क्या पढ़ी थी कि V = कितना होता था, V = होता था RI, V = होता था RI, यही होता था। हाँ भैया, अगर मैं यहां से V की वैल्यू निकालूं, देखो V को अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो वो कितना होगा, V को इधर लेकर जाऊं तो वो होगा ml I/K NE² A इंटू टाउ। कितना होगा, NE² A इंटू टाउ। तो यहां से अगर मैं V = RI को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये देखो यहां से ये क्या निकल के आ रहा है मेरा, ये पूरा पार्ट क्या निकल के आ रहा है मेरा, रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट क्या लिखा हुआ है मेरा, रेजिस्टेंस है ना। तो यहां से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, ml/NE² A इंटू टाउ। ये मेरा रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस निकल के आएगा। बोलो, ml/NE² A इंटू टाउ, ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस निकल के आएगा। यहां तक क्लियर हो गया, हाँ भैया। अच्छा, और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का। देखो, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, R = ρLY A। अच्छा, इसको इक्वेशन देता हूं मैं A। और देखो, एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, ml/K NE² A इंटू टाउ। इसको इक्वेशन मैंने क्या दे दी, देखो, एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने ओम्स लॉ से निकाला था, वो कितना था, ρLY A, है ना। जब आपने, हाँ, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक माइक्रोस्कोपिक कंडीशन पे कौन सा निकाला था, ml/NE² A इंटू टाउ। अच्छा, जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो ये कितना आएगा, कंपेयर करूंगा मैं यहां पर, कंपेयर A एंड B। जब मैं A और B को कंपेयर करूंगा तो ये आएगा ρLY A ml/NE² A इंटू टाउ। मतलब ml/NE² A इंटू टाउ। अब देखो, इस L से ये कैंसल, इस एरिया से ये एरिया कैंसल भैया, सही है ना। हाँ, तो यहां से जो रेजिस्टिविटी निकलेगी वो कितनी आएगी, m/K NE² टाउ, m/K NE² इंटू टाउ। ये क्या निकलेगी, मेरी रेजिस्टिविटी निकलेगी। देखो, रेजिस्टेंस कितना निकला, ml/NE² A इंटू टाउ। रेजिस्टिविटी कितनी निकली, m/NE² इंटू टाउ, m/NE² इंटू टाउ। अब देखो, यहां से जो रेजिस्टेंस देखो, ये क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है, लेंथ ऑफ वायर,
एन क्या है नंबर डेंसिटी, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्या है एरिया, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। अब एम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो एम और ई तो क्या है कांस्टेंट है, एम और ई क्या है कांस्टेंट है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है लेंथ के, क्या यही आता था? हाँ भैया। और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया के, बिल्कुल सही बात कर रहे हो भैया। अच्छा, और यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? नंबर डेंसिटी के, देखो। और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? रिलैक्सेशन टाइम के, सही है। और देखो यहां से रेजिस्टिविटी भी इनवर्स, जो रेजिस्टिविटी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके? नंबर डेंसिटी के। और रेजिस्टिविटी भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके? रिलैक्सेशन टाइम के, रिलैक्सेशन टाइम के। ठीक है भैया, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहां पर हमने बोला था कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्या इस फॉर्मूले में लेंथ और एरिया आ रहा है? नहीं। तो हमने जब माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में जाकर देखा तो हमने देखा कि वहां पर रेजिस्टिविटी जो है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर डेंसिटी पर और रिलैक्सेशन टाइम पर। और जो ये दोनों है, ये दोनों फैक्टर क्या है? डिपेंड्स ऑन, ये दोनों फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये दोनों फैक्टर जो हैं, ये दोनों फैक्टर जो रिलैक्सेशन, जो नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम जो है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम और नंबर डेंसिटी किस पर डिपेंड करते हैं? मटेरियल और टेम्परेचर पर। अच्छा, ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है भैया, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और ये जो लेंथ और एरिया है, ये लेंथ और एरिया क्या है? कन्फिग्यूरेशन, मतलब इसको हम कन्फिग्यूरेशन भी बोल देते हैं या फिर शेप और साइज भी बोल देते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कन्फिग्यूरेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी रेजिस्टिविटी जो है वो कन्फिग्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करती। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। क्योंकि रेजिस्टिविटी एक मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी थी। हाँ, वो किस पर डिपेंड करती थी? नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। और रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? इन 2 फैक्टर पर ही डिपेंड करती है। बात यहां तक समझ में आ रही है? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से कुछ दिमाग में भर रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ऊपर से जा रहा है भाई साहब? ऐसे एक बार दोबारा समझो। हमने क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की, तो हमने क्या किया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने यहां पर क्या है? देखो, पहले रेजिस्टेंस निकाला, वो कितना है? ml अपॉन ne स्क्वायर a इनटू टाउ। फिर रेजिस्टिविटी निकाला, वो कितना है? m अपॉन ne स्क्वायर टाउ, ne स्क्वायर टाउ। फिर हमने क्या देखा कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वो किस किस चीज पर डिपेंड करती हैं, किस किस चीज पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, तो इसको नोट कीजिए, पहले नोट करेंगे इसको बढ़िया तरीका से एकदम। तो आइए आगे बात करते हैं। अब मान लो कि मैंने किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना? मैंने किसी भी कंडक्टर का क्या कर दिया? मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अच्छा, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसके अंदर कोलिजन ज्यादा होने के, मतलब कोलिजन बढ़ेगा। अरे कोलिजन का रेट बढ़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कोलिजन का रेट बढ़ेगा। मतलब देखो, कोलिजन का रेट कैसे बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स क्या है? और तेजी से भागेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? और तेजी से भागेंगे। और तेजी से भागेंगे तो वो ये क्या है? डिस्टेंस, मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे। मतलब पहले जो कोलिजन से पहले डिस्टेंस कवर कर रहे थे, पहले कुछ टाइम टी में कर रहे थे, अब वो क्या है? जो टाइम टी है वो कम होगा। मतलब देखो, मैं कहूं आपसे कि ये कोई एक डिस्टेंस है, आपको 1 किलोमीटर चलना है। आपको क्या है? 1 किलोमीटर चलना है। आप चल रहे हो 20 किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर की स्पीड से। तो यहां पर जो आपको टाइम लगेगा, मान लो 2 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया आपको 1 किलोमीटर तक पहुंचने में, 2 मिनट का टाइम लग गया। अगर मैं कहूं कि आपकी स्पीड अब 40 किलोमीटर है, आपकी स्पीड अब 40 किलोमीटर है, तो आपको मान लो टाइम लग रहा है 1 मिनट, 1 मिनट आपको टाइम लग रहा है ना? तो आपका क्या हुआ कि जैसे आपका रेट बढ़ा, आपके मतलब आपकी स्पीड बढ़ी, तो वहां पर क्या हुआ? आपका टाइम कम हो गया। टाइम कम हो गया या नहीं हो गया? तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा कॉलिजन बढ़ रहा है, कॉलिजन का रेट बढ़ रहा है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तेजी से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तेजी से मूव करेंगे। तो यहां पर होगा क्या कि मेरा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। अरे सिंपल समझो, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर जब मैं बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या है? एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या है? उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। मतलब क्या है? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? क्रिएट हो जाते हैं। जिसकी वजह से नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब नंबर डेंसिटी ज्यादा है, उसकी नंबर डेंसिटी बढ़ रही है। नंबर डेंसिटी बढ़ रही है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम होगा। ये चीज देखो। अच्छा, ये चीज देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो ये पता है तुम्हें, नंबर ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
और रेजिस्टेंस जो है वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के, है। हाँ अच्छा, अब देखो नंबर डेंसिटी बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो नंबर डेंसिटी बढ़ रही है, तो नंबर डेंसिटी को बढ़ाने पर टेम्परेचर घटेगा। सॉरी, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी रेजिस्टेंस घटेगा। अरे सिंपल समझो, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर डेंसिटी बढ़ेगी और नंबर डेंसिटी बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब भैया टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर डेंसिटी बढ़ रही है और रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस वो दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा? कैसे पता करेगा? अब देखो बात करते हैं फॉर कंडक्टर्स। हम किसके बारे में बात करेंगे? फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए क्या बात करेंगे हम कि कंडक्टर्स हैं उनके लिए क्या है, ऑलरेडी हैव ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी कंडक्टर के पास होते हैं, है ना। मतलब उसकी जो नंबर डेंसिटी है वो हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। अच्छा, अब मान लो कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं मानता हूं कि नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन नंबर डेंसिटी बढ़ने से उस कंडक्टर में क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? अगर मान लो किसी के पास 10 गाड़ी है, भाई साहब, और तुम गए वहां पर, तुमने उसको एक साइकिल गिफ्ट कर दी, तो उसके नेट वर्थ पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? भैया 10 गाड़ी है जिसके पास, अगर उसके पास एक साइकिल आ भी जाए तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब अमीर को दान करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, उस अमीर को कुछ नहीं पड़ेगा। किसी के पास 1000 करोड़ रुपए है, अगर तुम उसको 100-200 रुपए दान में कर दो तो क्या ही फर्क पड़ेगा भैया, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो नंबर डेंसिटी है वो कंडक्टर्स के पास बहुत ज्यादा हाई होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन क्या है वो पहले से बहुत ज्यादा नंबर डेंसिटी भैया, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसकी नंबर डेंसिटी पर इतना ज्यादा। तो ये जो फैक्टर है इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, नेग्लेक्ट मानकर चलती है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं इस फैक्टर को, है ना। तो यहां पर क्या है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा रिलैक्सेशन टाइम घटता है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम तो रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है। तो यहां पर क्या है, इस वाले फैक्टर को कंडक्टर के लिए क्या माना जाता है, डोमिनेटिंग फैक्टर माना जाता है। डोमिनेटिंग फैक्टर मतलब रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर्स के लिए किस पर डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम पर। और देखो जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी समझो क्या हुआ कि जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, यानी कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। कंडक्टर्स में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अच्छा, अगर मैं यहीं पर बात करूं फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, अरे ये क्या डर गया भाई, है ना। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। अच्छा आप देखो सेमीकंडक्टर जो होती है उसके लिए नंबर डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, है ना। हाँ, और जो हमारी नंबर डेंसिटी होती है इंसुलेटर की वो नेग्लिजिबल होती है, है ना, नेग्लिजिबल होती है भैया। अच्छा देखो जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं भैया, यहाँ पर दुनिया में कोई भी प्योर चीज तो होती नहीं है, मतलब प्योर इंसुलेटर या कोई जैसा होता नहीं है, मतलब लेकिन हाँ हम इंसुलेटर में मान लेते हैं कि नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल होती ही नहीं है ना, मान लेते हैं हम, लेकिन कोई भी प्योर इंसुलेटर जैसी चीज होती नहीं है। तो देखो इंसुलेटर है उसके पास जो नंबर डेंसिटी है वो क्या बहुत ज्यादा कम है, नेग्लिजिबल है, और सेमीकंडक्टर के पास भी लो है। तो अब यहां पर जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, वो यहां पर करेगा नंबर डेंसिटी वाला। क्योंकि भैया आप देखो अमीर को जब तुम दान कर रहे थे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अगर तुम गरीब को बेचारे को 100-200 रुपए दे दोगे तो उसके लिए तो बहुत बड़ी वो हो जाएगी, है ना। अगर हर कोई आके भैया 100-200 रुपए अगर उसको दिन में दे रहा है, अगर 10-15 आदमी भी 100-200 रुपए देंगे तो भैया उसके लिए तो मतलब मजे आ गए यार उसके, है तो दिन का खर्चा चल गया भाई साहब। तो क्या है यहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, नंबर डेंसिटी वाला। और टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरी नंबर डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब मैं जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था
तो मेरा कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और मैं जब टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो मेरा सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। सिंपल समझिए। यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी समझ में आ गई रेजिस्टेंस के लिए कि क्या होता है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, किसका, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। इसको नोट करिए बढ़िया तरीका से, फिर उसके बाद एक आध सवाल करते हैं, नोट करिए इसको। तो आइए सवाल को करते हैं। और सवाल क्या कहता है कि अ वायर ऑफ लेंथ L हैज R रेजिस्टेंस, मतलब कोई हमारे पास एक वायर है, कोई हमारे पास क्या है, एक वायर है। अरे यार क्या हो रहा है यार इसको, कोई हमारे पास एक वायर है, ठीक है, हाँ, और उस वायर की जो लेंथ है वो है L, उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है हमें, L। अच्छा मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A, और इसकी रेजिस्टिविटी है रो, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, और रेजिस्टेंस कितना होता है, रो L बाई A, रेजिस्टेंस कितना होता है, रो L बाई A। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिस वायर इज स्क्रैच, उसको खींचा गया है भाई साहब, इसी वायर को खींचा गया है, इसी वायर को, कोई दूसरा वायर नहीं लिया, और हमने उसकी लेंथ को खींचकर क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया इसकी ओरिजिनल लेंथ पे। अच्छा ये लो भैया, जब मैं इसको ट्वाइस करूंगा यानी जब इसकी लेंथ को बढ़ाऊंगा, लेंथ कितनी होगी 2L, हाँ, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया कम होगा भैया, एरिया मान लो A' हो गया, एरिया कितना हो गया, A' हो गया। अब भी इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। अच्छा अब देखो यहां पर क्या है, लेकिन यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट है भैया, वॉल्यूम क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट है यहां पर, ठीक है, मतलब अब देखो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब हमारे पास जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R', और वो कितना आएगा, रो, लेंथ कितनी है 2L, एरिया कितना है A', एरिया कितना है तुम्हारा A'। अब यहां से अगर मैं एरिया निकालूं तो देखो जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम जो होगी वो फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होगी। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब इस वायर की जो इनिशियल वॉल्यूम थी मैंने उसको दिया इनिशियल वॉल्यूम, और जो इसकी फाइनल वॉल्यूम थी दोनों की वॉल्यूम सेम है भैया। जब स्क्रैच, देखो कहीं पर भी स्क्रैच आ जाए है ना, या फिर कंप्रेस आ जाए किसी वायर को, जब हम स्क्रैच कर रहे हैं या फिर कंप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पर सिंपल याद रखना है कि वॉल्यूम क्या है उसकी, कांस्टेंट है, उसकी वॉल्यूम के साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। चेंज किसमें आ रहा है, केवल लेंथ और एरिया में चेंज आ रहा है। तो V इनिशियल जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, लेंथ इंटू एरिया। हाँ फाइनल में क्या होगा, लेंथ कितना हो गया हमारा 2L इंटू एरिया कितना होता है A'। अगर मैं यहां से देखो L से L कटेगा, ये L से L कटेगा तो A' कितना निकलेगा, यहां से A/2, यहां से एरिया कितना निकलेगा A/2, तो यहां से R' जो होगा वो कितना आएगा, रो 2L, एरिया कितना है A/2, ऊपर जाएगा ये, तो ये कितना आएगा 4 रो L/A, मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ R, वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। देखो क्या था, हमारे पास कोई एक वायर था, जब हमने उस वायर को ट्वाइस मतलब उसकी लेंथ के दुगना कर दिया तो इसका एरिया में कुछ फर्क आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि हमने वायर वही है, दूसरा वायर नहीं लिया। अब देखो मान लो कि मेरे पास ये कोई मार्कर है, अच्छा बोतल को लो, बोतल, अगर मैं किसी बोतल को कंप्रेस या फिर खींचता हूं तो उसकी लेंथ और एरिया चेंज होगी ना, क्या उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, नहीं होगी। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम इनिशियल जो है फाइनल वॉल्यूम के इक्वल है। वहां से हमने एरिया निकाला तो फॉर्मूला पुट कर दिया, हमें लेंथ दी हुई थी, जो नया रेजिस्टेंस था उसकी लेंथ दी हुई थी, रेजिस्टिविटी तो ये कांस्टेंट है, ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती जब तक मटेरियल चेंज नहीं करोगे। हाँ मटेरियल पर डिपेंड करती है। यहाँ पर वायर क्या है, सेम वायर, मतलब मान लो कॉपर का वायर है या फिर एल्युमिनियम का वायर है, किसी का भी वायर है, तो रेजिस्टिविटी तो भैया चेंज करेगी नहीं जब तक वायर को चेंज नहीं करोगे। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम तुम्हारी कांस्टेंट है, एरिया और लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ में पता है कितनी हो रही है 2L, एरिया हमने निकाल लिया कितना हो रहा है A/2 हो रहा है, आधा एरिया हो रहा है, तो यहां से हमने नया रेजिस्टेंस कितना निकाला, वायर 4 टाइम्स ऑफ R, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तो समझ आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर नोट कीजिए, एक और सवाल करें, आज की क्लास का लास्ट सवाल करते हैं। और सवाल क्या कहता है भैया, सवाल कहता है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मान लो कि हमारे पास कोई एक वायर है भैया, कोई एक वायर है, अच्छा, और इस वायर की जो लेंथ है वो है L, ठीक है, और एरिया है मान लो A, एरिया दिया हुआ नहीं है लेकिन मान लेते हैं E है, रेजिस्टिविटी क्या है रो, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रो L/A, रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L/A।
अब क्या बोला है कि इट्स कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखो कहीं पर भी कंप्रेस आ जाए, कहीं पर भी कंप्रेस आ जाए या फिर स्क्रैच आ जाए, इसका सिंपल मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। और सिंपल समझो, जब तुम किसी भी चीज को कंप्रेस या फिर स्ट्रेच करते हो तो क्या उसकी वॉल्यूम पर कोई भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा यार। किस पर फर्क पड़ेगा? एरिया और लेंथ पर फर्क पड़ेगा। किस पर डिपेंड फर्क पड़ेगा? एरिया और लेंथ पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब यहां से क्या है, अब देखो अगर मैं यहां से क्या किया गया है, इस वायर को कंप्रेस कर करके कितना कर दिया है? हाफ कर दिया है। मतलब इसकी लेंथ जो है वो आधी कर दी है। अब देखो, जब देखो मैं इसकी लेंथ को आधी करूंगा तो इसका एरिया बढ़ेगा भैया, इसका एरिया बढ़ेगा भैया पहले। हाँ लो, एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़कर मान लो कितना हो गया? ए डैश हो गया। एरिया बढ़कर कितना हो गया? ए डैश हो गया। लेंथ कितनी है? 12। और रेजिस्टिविटी कितनी होगी? रो ही होगी, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? रो ही रहेगी, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। अच्छा भैया, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब यहां से हम करेंगे क्या? देखो वॉल्यूम जो हमारा आर डैश होगा वो कितना होगा? आर डैश होगा वो होगा रो एल। एल कितना है हमारा? सॉरी, ये लेंथ कितनी है? L/2। ये जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है हमें? लेंथ कितनी है? अब देखो हाफ कर दी है, यानी L/2। अच्छा, तो ये कितना होगा? आर डैश इज इक्वल टू रो L/2 इंटू ए डैश। अब यहां से अगर मैं ए डैश निकालू तो ए डैश कितना निकलेगा? वी इनिशियल जो है वो फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होगा। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम मेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होगी। मतलब इस वाले वायर की जो वॉल्यूम है, अगर मैं उसको कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम देखूं तो वॉल्यूम क्या है? सेम है। अच्छा, तो वॉल्यूम क्या होती है? एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर क्या होगी? ए डैश इंटू एल डैश। अच्छा, ए इंटू एल, और यहाँ पर ए डैश। एल डैश कितना है मेरा? एल डैश है L/2। इस एल से एल कट गया तो एरिया कितना निकला? 2a। एरिया कितना निकला यहां से? जो नया एरिया होगा इस वायर का वो कितना आएगा? 2a। तो आर डैश कितना होगा? रो L/2 इंटू 2a। मतलब कितना होगा? जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो L/4a। मतलब ये रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस, जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस कितना आएगा? R बाई रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स। मतलब क्या होगा? R डैश जो होगा वो 1/R होगा। 1/4 टाइम्स ऑफ R। 1/4 टाइम्स ऑफ R। समझ में आ गया? यहां से समझ में आ गया? यहां से जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा? 1/4 टाइम्स ऑफ R। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कीजिए और ऐसे ही और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में क्या है? करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, है ना, और कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में भी बात करेंगे, और करंट डेंसिटी के भैया बिल्कुल एकदम माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। और देखो क्या है, आगे हम बढ़ते जाएंगे तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल भैया एकदम मजा आने वाला है अगले लेक्चर्स में। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।